नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एसएसजी जीडी का हिंदी का सिलेबस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विलोम शब्द, पर्यायवाची, समानार्थी शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थ शब्द या युग्म शब्द, शुद्ध अशुद्ध शब्द, वाक्य शुद्धि, रिक्त स्थान, प्रतिस्थापन, संज्ञा एवं सर्वनाम, क्रिया, काल एवं वाच्य, लिंग, वचन एवं कारक। ये मैंने आपके सामने कुल 12 टॉपिक लिखे हैं। अभी और भी कुछ टॉपिक है जिनको बाद में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं विलोम शब्द। तो हम बात करेंगे विलोम शब्द की। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, यानी कि उल्टा अर्थ देने वाला। जैसे कि अर्थ का अनर्थ, शुभ का अशुभ, यानी ऐसे शब्द जो उल्टा अर्थ या विपरीत अर्थ देते हैं उसे विलोम शब्द कहा जाता है। विलोम शब्द को हम बाद में विस्तार से जानेंगे। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब होता है ऐसा कोई नाम जिसको और अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें धरती की, धरती को हम वसुधा, भूमि, धरा, वसुंधरा आदि नामों से जानते हैं। तो पर्यायवाची और भी जो शब्द हैं उन्हें भी हम बाद में विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरे का प्रयोग भाषा में भाषा को चमत्कृत और उन्हें यूं कह सकते हैं एक प्रकार से बढ़ा चढ़ाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। और मुहावरों का कभी भी सीधा सीधा कोई अर्थ नहीं होता। जैसे हम बात करें 9 2 11 होना। अब यहां 9 2 11 होने का तात्पर्य ये नहीं है कि 9 और 2 मिलाकर 11 होते हैं। 9 और 2 11 होने का तात्पर्य है भाग जाना, यानी कि मुहावरों का लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है, कोई शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता। उसके बाद है लोकोक्तियां। लोकोक्तियां, लोकोक्ति शब्द बना है लोक धन उक्ति। लोकोक्ति शब्द बना है लोक धन उक्ति, अर्थात समाज में प्रचलित कथन, यानी कि वह कथन जो समाज में बहुत समय से चले आ रहे हैं, प्रचलित हैं। जैसे आम के आम, गुठलियों के दाम। आम के आम, गुठलियों के दाम। इससे तात्पर्य है दोहरा लाभ। तो आम के आम, गुठलियों के दाम लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा दोहरा लाभ, यानी डबल फायदा। तो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इन्हें अंग्रेजी में हम वन वर्ड भी बोलते हैं और हिंदी में एकल शब्द के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हमारे पास वाक्य है नया नया आया हुआ। नया नया आया हुआ, इसको हम एकल शब्द के रूप में कहेंगे नवागत। नया नया आया हुआ, नया नया आया हुआ, इसे कहेंगे नवागत। उसी प्रकार उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, उपकार को न मानने वाला, दूसरों की भलाई करने वाला, अर्थात उसे कहेंगे परोपकारी। तो ऐसे पूरे कथन को एक शब्द में व्यक्त करने को ही एकल शब्द कहा जाता है। इन्हें भी हम जो है बाद में विस्तार से जानेंगे।
उसी प्रकार हमारे सामने है आगे नेक्स्ट टॉपिक, वह है अनेकार्थ शब्द। इसका देखो नाम से ही पता चल रहा है, यानी ऐसे शब्द जो हमें अनेक अर्थ देते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे सामने है शब्द कर। तो कर का अर्थ कोई एक अर्थ नहीं है, कर के बहुत सारे अर्थ लिए जा सकते हैं। जैसे एक है कर का अर्थ हाथ। कर का मतलब हम कह सकते हैं एक प्रकार से टैक्स, टैक्स भी होता है। तो ऐसे शब्द जिसके एक अर्थ नहीं है, बहुत सारे अर्थ हैं, उन्हें हम अनेकार्थ शब्द कहते हैं। उसके बाद हम जो है पढ़ेंगे शुद्ध और अशुद्ध शब्द को। देखो हिंदी व्याकरण में शुद्ध और अशुद्ध बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कभी कभी हम छोटी सी मिस्टेक होने के कारण हम फर्क नहीं कर पाते हैं कि कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। जैसे हमारे सामने शब्द है कवयत्री। अब कवि का जो स्त्रीलिंग रूप होता है कवयत्री इस प्रकार से लिखा जाता है, अन्यथा बहुत से बच्चे जो है इस शब्द को गलत कर देते हैं। उसी प्रकार शब्द है उज्ज्वल। उज्ज्वल देखो बच्चों इस प्रकार से सही लिखा जाता है, इसे भी अधिकांश बच्चे जो है गलत करते हैं। तो एक प्रकार से जो हम है शुद्ध और अशुद्ध शब्दों को बारीकी से और विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद है वाक्य शुद्धि। शब्द शुद्धि के बाद में जो है वाक्य शुद्धि आता है। देखो वाक्य के शुद्ध होने के लिए बहुत सारी चीजें निर्भर करती है, जैसे सही वचन का होना, सही लिंग का होना, सही प्रकार की क्रिया का होना, और वाक्य का सही क्रम में होना। जैसे उदाहरण के लिए हम यहां लिखते हैं कि खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। देखो ये मैंने एक वाक्य लिखा और इसे समझो, क्या ये वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है? अर्थात बिल्कुल शुद्ध नहीं है। इसमें कहा जा रहा है कि खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। वाक्य का करता है खरगोश। अब यहां पर खरगोश को ही काट देने की बात कही गई है, तो ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। इसका सही कर्म यह होता कि गाजर को काटकर खरगोश को खिलाओ। इस प्रकार से यह वाक्य शुद्ध होता। तो ये वाक्य शुद्धि को भी हम विस्तार से बाद में जानेंगे। उसी प्रकार जो है आपके रिक्त स्थान से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। रिक्त स्थान में आपको कोई सा भी खाली स्थान देकर आपसे पूछा जा सकता है निम्न ऑप्शन में से कि यहां कौन सा शब्द वाक्य में भरा जाएगा। जैसे मान लो अब यहां बात करें किए गए उपकार को मानने वाला। किए गए उपकार को मानने वाला। ये खाली स्थान यहां पर दे दिया है। ऑप्शन अ में है कृतज्ञ, ब में है उपकारी, स में है कृतज्ञ और नंबर द है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से भी कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो किए गए उपकार को मानने वाला होता है कृतज्ञ। इस प्रकार से ये जो है शब्द भरा जाएगा। हाँ, तो हम जानेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिस्थापन। इस टॉपिक के अंदर क्या होगा, कोई अध्याय में कोई लाइन दे दी जाएगी आपको और लाइन जो है रेखांकित कर दी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा।
जैसे उदाहरण के लिए हम इसे समझते हैं कि सविता पढ़ना लिखना जानती है। सविता पढ़ना लिखना जानती है। यह देकर के यहां पर रेखांकित कर दिया गया है। ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, निरक्षर, ऑप्शन ब में होगा साक्षर, स में हो जाएगा पढ़ा लिखा, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं या कुछ भी हो सकता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस वाक्य में जो है रेखांकित पद देकर कि यहाँ कौन सा शब्द आएगा। तो सविता पढ़ना लिखना जानती है, अर्थात सविता जो है साक्षर है। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन में आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है संज्ञा एवं सर्वनाम। देखो, संज्ञा और सर्वनाम जो है हम पिछली छोटी क्लासों में खूब पढ़ा होगा और इसे हम जो है विस्तार से जानेंगे। संज्ञा सर्वनाम ये आपके सिलेबस में नया टॉपिक जुड़ा है। पहले सर्वनाम नहीं आता था, संज्ञा तो था। तो संज्ञा का मतलब है एक प्रकार से नाम, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम तथा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मोहन, नदी, रमेश, पुस्तक, अनाज, यह सब संज्ञा है। और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहा जाता है सर्वनाम। यानी कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द जो है वह सर्वनाम है। और देखो बच्चों, सर्वनाम का प्रयोग होता क्यों है? सर्वनाम का प्रयोग होता है संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। जैसे अगर हम बात करें, मोहन कोटा जाता है, मोहन वहां पढ़ाई करता है, मोहन वहां रहता है। ये जो मैंने वाक्य बोले इसमें हम देख रहे हैं कि मोहन शब्द बार बार आ रहा है। तो सर्वनाम के तहत व्याकरण में इस संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि मोहन कोटा रहता है, वह वहां पढ़ता है, वह वहां रहता है। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हमने काम में लिए वह सर्वनाम है। इस प्रकार से आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्रिया, काल एवं वाच्य है। इन्हें भी जो है हम विस्तार से पढ़ेंगे। क्रिया के बारे में आप जानते होंगे, किसी कार्य को करना या कार्य का होना या पाया जाना ही क्रिया है। और क्रिया के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे हम कर्म के आधार पर हम बात करेंगे तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती है। उसी प्रकार काल जो है एक प्रकार से कि क्रिया किस समय हो रही है, क्रिया क्या वर्तमान में हो रही है, क्रिया या पिछले समय हुई थी या आने वाले समय में होगी। तो उस आधार पर काल को भी हम जो है जानेंगे और समझेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिंग, वचन एवं कारक। देखो बच्चों, लिंग का तात्पर्य है, लिंग का शाब्दिक अर्थ तो होता है चिन्ह या पहचान। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो संज्ञा शब्द होते हैं वो या तो पुरुष जाति का होगा या फिर स्त्रीलिंग जाति का होगा, या तो पुरुष होगा या स्त्री का होगा। तो लिंग हमें बताता है कि कौन सी संज्ञा पुरुष है या स्त्री है, उसे हम कहते हैं लिंग। लिंग का शाब्दिक अर्थ मैंने बता दिया है, चिन्ह या पहचान होता है। और लिंग हिंदी में दो होते हैं। जैसे कि हम बात करें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो स्त्रीलिंग में भी आते हैं और पुल्लिंग में भी आते हैं, उन्हें उभय लिंग की श्रेणी में भी हम रखते हैं। लेकिन अगर बात करें सामान्य तो दो ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। उसके बाद में बात करें वचन,
वचन का अर्थ संज्ञा है। वचन का मतलब किसी को वचन देना नहीं होता। अगर हम हिंदी व्याकरण की बात करें तो वचन का शाब्दिक अर्थ है संज्ञा, यानी कि कोई भी संज्ञा शब्द या व्यक्ति वस्तु स्थान एक है या एक से अनेक है। एक है तो उसे हम कहेंगे एक वचन, और एक से ज्यादा है तो उसे हम कहेंगे बहुवचन। जैसे लड़का एक वचन है तो बहुवचन हो जाएगा लड़के। जैसे खिड़की तो बहुवचन हो जाएगा खिड़कियां। ऐसे तो इन्हें हम बाद में बहुत विस्तार से समझेंगे। और हमारा जो आगे जो टॉपिक है वो है कारक। कारक की परिभाषा की अगर हम बात करें तो कारक की परिभाषा यह है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के शब्दों के साथ उनके संबंध का बोध हो उस रूप को कारक कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि शब्दों के साथ उनके संबंध को बोध कराने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। और कारक को सूचित करने के लिए जिन कारक चिन्हों को लगाए जाते हैं, जिन्हें हम विभक्तियां कहते हैं, आपको पता होगा कि कारक के जो है 8 प्रकार हैं। कारक के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। कर्ता, ने, कर्म को करण से के द्वारा अपादान से अलग होने के लिए, संप्रदान के लिए अर्थ में, संबंध काके की, और संबोधन है वो अरे। तो इस प्रकार से कारकों की संख्या जो है 8 मानी जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि कारकों की संख्या जो है कारक के 8 प्रकार हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। अगर हम बात करें कर्ता का जो कारक चिन्ह है वो है ने। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, अधिकरण में पेपर और संबोधन है हो हरे। देखो इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे राम ने पाठ पढ़ा। अब बात करें राम ने पाठ पढ़ा, किसने पाठ पढ़ा? राम ने। तो ने क्या है? ने प्रसर्ग चिन्ह जो है आता है किसके लिए? कर्ता के लिए। यानी कि यहां पर राम जो है कर्ता कारक है। दूसरे वाक्य में हम देखेंगे राम चाकू से सब्जी काटता है। तो यहां पर से जो चिन्ह आ रहा है, से कारक चिन्ह के आधार पर हम पता लगा लेंगे कि ये जो है सहायता के रूप में चाकू का उपयोग हो रहा है, इसलिए यहां पर करण कारक होगा। उसी प्रकार तीसरे वाक्य में हम देखते हैं पक्षी छत पर बैठा है। पक्षी कहां बैठा है? छत पर। तो इसमें हम देख रहे हैं अधिकरण कारक में आता है मैं पेपर, यानी कि इस वाक्य में अधिकरण कारक होगा। उसी प्रकार वह बस से उतरा। बस से उतरा, तो देखो बच्चों यहां से में आप कंफ्यूज हो सकते हो। से यहां भी आ रहा है, से यहां भी आ रहा है, लेकिन इसके जब हम भाव को समझेंगे तो पता चलेगा आपको कि वह जो है बस से उतरा, यानी वो बस से अलग हुआ, इसलिए यहां पर जो है कारक होगा अपादान कारक। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे विशेषण एवं अव्यय। देखो विशेषण का मतलब है वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषता बताई जाएगी यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की, जैसे काला कुत्ता, अच्छा व्यक्ति, बुद्धिमान छात्र आदि। उसी प्रकार अब विशेषण में हम जो है हमें समझना पड़ेगा, एक शब्द है विशेष्य। विशेष्य का तात्पर्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाए।
जैसे काला कुत्ता, तो काला तो विशेषण है लेकिन कुत्ता विशेषण है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेषण है और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है वह विशेषण है। आगे देखेंगे विशेषण के जो प्रकार हैं वो 4 होते हैं। कहीं कहीं किताबों में हमें देखने को मिलता है कि व्यक्तिवाचक को भी जो है एक प्रकार का विशेषण का भाग बताया गया है, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने बताया है कि विशेषण के 4 ही प्रकार हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। हम अगर बात करें गुणवाचक विशेषण की, जिसमें किसी व्यक्ति का गुण, दोष, अवस्था आदि बताई जाएगी, वो गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे काला, अच्छा, ईमानदार, बेईमान आदि जो शब्द है वह गुणवाचक विशेषण होगा। उसी प्रकार संख्यावाचक में जहां पर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाएगी वह संख्यावाचक विशेषण है। जैसे 2, 10, 50 आदि। जैसे 10 आदमी जा रहे थे तो 10 क्या होगा, 10 हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। उसी प्रकार हम बात करेंगे परिमाणवाचक विशेषण की। तो देखो संख्यावाचक और परिमाणवाचक में इतना अंतर है कि जो संख्या गणना योग्य है, जो संख्या जो वस्तु गणना योग्य है वो संख्यावाचक में आएगी, और जो गणना योग्य नहीं है अर्थात जिनको हम नापते हैं, तोलते हैं, वह आती है परिमाणवाचक में। जैसे 5 मीटर कपड़ा, कुछ किलो सब्जियां और 2 गज जमीन आदि जो है परिमाणवाचक विशेषण है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसका प्रकार वह है सार्वनामिक विशेषण। देखो अगर हम बात करें सर्वनाम की, तो सर्वनाम वह होता है जो संज्ञा की जगह काम आता है, लेकिन कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे भी होते हैं जो संज्ञा से पहले आते हैं। जैसे यहां हम देखेंगे यह आदमी अच्छा नहीं है, यहां आदमी संज्ञा है और संज्ञा के पहले यह सर्वनाम आया हुआ है। तो देखो यहां पर जो यह है ये कोई सर्वनाम नहीं है, बल्कि संज्ञा से पहले आने के कारण यहां पर यह एक प्रकार का विशेषण है और वह है सार्वनामिक विशेषण। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में हम देखते हैं वह नौकर नहीं आया, तो नौकर संज्ञा है और संज्ञा से पहले आया है वह, इसलिए यहां पर वह सर्वनाम भी सार्वनामिक विशेषण हुआ। इसी प्रकार आगे जानेंगे अव्यय के बारे में। तो हम बात कर रहे थे अव्यय की। अव्यय कहा जाता है उन शब्दों को जिसमें लिंग, वचन और कारक से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। और इन्हें हम एक प्रकार से अविकारी शब्द भी कह सकते हैं। देखो बाद में हम पढ़ेंगे शब्दों की जो प्रकार पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे विकारी और अविकारी शब्द। तो अव्यय जो है अव्यय एक प्रकार से अव्यय है, यानी जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता वह अव्यय है। जैसे शब्द है हमारे सामने धीरे, तेज, अभी, खल, इधर, उधर। हम इन्हें एक प्रकार से वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे सलमान धीरे जाता है, वह तेज बोलती है, अभी तुम कहां गए थे, कल कोटा जाऊंगा, इधर मत जाओ, उधर से कोई आया आदि। इस प्रकार से ये शब्द जो है धीरे, तेज, अभी, कल, इधर, उधर आदि जो है अव्यय शब्द है। अगर हम बात करें अव्यय के भेद की, तो अव्यय के 4 प्रकार हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है
20वां आदि बोधक अव्यय। इन्हें बच्चों हम जो है बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है वाक्य रचना। आपके सिलेबस में वाक्य रचना भी है, तो हम इसके अंतर्गत जानेंगे वाक्य किसे कहते हैं। देखो, वाक्य जो है, वाक्य हम कहेंगे सार्थक शब्दों के व्यवस्थित रूप को, यानी कि सार्थक शब्दों के व्यवस्थित रूप को वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि तालाब में कमल खिल रहा है, तो ये एक प्रकार से पूरा वाक्य है। अगर हम बात करें वाक्य के अंग की, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। हम बात करें उद्देश्य की, तो जिसके बारे में कहा जाता है वह उद्देश्य है, और जो कहा जाता है वह विधेय है। यानी एक प्रकार से वाक्य का जो कर्ता है वह उद्देश्य है, और विधेय के अंतर्गत हम कर्म और क्रिया को रख सकते हैं। ये जो है 2 अंग होते हैं। बात करें हम वाक्य के भेद की, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। रचना के आधार पर कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य को एक प्रकार से हम साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य, और तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। हम बाद की क्लासों में इन्हें पूरा विस्तार से डिटेल से पढ़ेंगे, समझेंगे कि सरल वाक्य क्या है और संयुक्त वाक्य क्या है, और मिश्र वाक्य की रचना किस प्रकार से हुई है। अपना जो लास्ट और अंतिम टॉपिक है वह है गद्यांश। देखो बच्चों, गद्यांश भी आपके सिलेबस में है, तो आपको कोई एक गद्यांश दे दिया जाएगा और उसमें से कुछ भावार्थ समझकर उसका कुछ प्रश्नों का जो है आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर हम बात करें विशेष तौर पर हिंदी भाषा को लिखने तथा पढ़ने की जो है 2 विधाएं मानी जाती हैं, वह है, एक है गद्य और एक है पद्य। गद्य यानी कि गद्यांश, पद्य यानी कि पद्यांश। अगर हम बात करें गद्य, तो गद्य जो है छंद और अलंकार रहित रचना को, अलंकार रहित रचना को गद्य कहा जाता है, और इसके विपरीत छंद और अलंकार युक्त रचना को पद्य या पद्यांश कहा जाता है। गद्य के अंतर्गत जो है हम कहानी, निबंध, संस्मरण, यात्रा वृतांत, जीवनी, आत्मकथा आदि को जो है हम गद्यांश के अंतर्गत रखते हैं। जबकि पद्य में हम रखेंगे, जैसे मान लो दोहे, किसी कवि के पद, किसी के सवैये या कविताएं, ये सब जो है पद्य के अंतर्गत रखी जाती है। इन सब का हम बारी बारी से विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये जो सिलेबस के बारे में सामान्य परिचय हो गया है। अब नेक्स्ट क्लासों में हम इसको विस्तार से जानेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।